तो कौन बनेगा जीनियस, आपका अपना गेम शो। आज हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के द्वारा ही भेजे गए हैं। तो टीम ए टीम बी दोनों टीम से बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल के नियम आपको पता है, 2 लाइफ लाइन मिलती हैं, एक ऑप्शन लेने की और दूसरी बाहर जाकर पूछने की। प्रश्न का जवाब ना देने पर माइनस मार्किंग है, 1 नंबर काट लिया जाएगा। समय शुरू होने के बाद 30 सेकंड का समय होता है जवाब देने के लिए। तो हमारे पास टीम ए के लिए पहला प्रश्न, और इस प्रश्न को भेजा है दिव्या ने। जो टीम ए के लिए सवाल आया है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। विज्ञान का प्रश्न है टीम ए के लिए, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए, जितने भी फल होते हैं उनमें जो रंग होता है वो उसमें एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसके कारण उनका रंग पीला, लाल, सफेद। तो आपको बताना कि गाजर का जो लाल रंग होता है वो किस तत्व के कारण होता है। और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने जवाब दिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। कंप्यूटर भाषा ने आपके सवाल को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब देखिए। जितने भी फल हैं उनके जो रंग है आप याद कर लीजिए किस तत्व के कारण। जैसे टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो आपके जवाब, जो आपका जवाब है वो कंप्यूटर भाषा ने बताया कि आपका जवाब बिल्कुल गलत है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। भविष्य में याद रखिए, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और अब प्रश्न टीम बी के लिए। और अब टीम बी के लिए सवाल जो आप ही के द्वारा भेजा गया और मेरे हाथ में जो प्रश्न आया ये करोड़ा के द्वारा भेजा गया। संविधान को किसने सजाया था। देखिए, प्रश्न को आप पहले ध्यान से सुने। पहले प्रश्न को ध्यान से सुने जानकारी के लिए कि जो देखिए हमारा जो संविधान बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इस संविधान को बनाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस संविधान को हाथ के द्वारा लिखा गया था। मूल प्रति जो है इसे हाथ के द्वारा लिखी गई है और उनको चित्रों के द्वारा उस संविधान पर रामायण, महाभारत, हमारे भारतीय जो धर्म है उनसे संबंधित चित्रकारी की गई है। उस सुंदर सी चित्रकारी को करने वाले जो चित्रकार थे उनका नाम, यानी कि संविधान को किसने सजाया। तो टीम बी के लिए प्रश्न और समय शुरू होता है आपका अब। आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब नंदलाल बोस और उनकी टीम, कंप्यूटर महाशय ने बताया कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। और टीम ए के लिए फिर एक नया प्रश्न। और ये जो प्रश्न मेरे पास आया है इसको भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न ये है टीम ए के लिए कि जनसंख्या में वृद्धि किस क्रम से होती है। जनसंख्या में वृद्धि किस क्रम में होती है। समझिए, जनसंख्या में वृद्धि किस क्रम में होती है। और समय शुरू होता है आपका अब। टीम ए ज्योमिति विधि से हैं, ज्योमितीय विधि से नहीं, ज्योमिति क्रम से या ज्योमिति विधि से। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आप इसको समझ लें, ज्योमितीय विधि का अर्थ क्या है कि जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ती है। जनसंख्या, जैसे कि जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की 1000 है तो उसका एक रेशियो उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर 1.5 गुना बढ़ रही है तो जैसे कि 1000 की जनसंख्या होगी 15 से 1500, तो 1500 का फिर अगली बार उसका 1.5 गुना, उसका हो गया 2500। कितना? 2000, 2 से 50। इस क्रम अगर 2 गुनी बढ़ रही है तो हर बार 2 गुनी हो जाएगी। अगर 1.25 गुनी बढ़ रही है तो हर बार जितना भी बढ़कर होगा, जैसे कि मान लीजिए 4, तो 4 का 1.25 गुना हुआ 5, फिर 5 का 1.25 गुना, तो 5 में 1.25 जोड़ दिया तो 6.25, फिर 6.25 का 1.25। तो जनसंख्या इसी तरह बढ़ती, इसीलिए किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या कुछ समय में बहुत ज़्यादा हो जाती। ऐसा नहीं होता है कि इतने ही आदमी उसमें बढ़ेंगे।
तो इसे कहते हैं किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि का जो क्रम होता है वो ज्योमति क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि आप घर पे बकरी खरीद कर लाते हैं, एक बकरी खरीद कर लाते हैं, और आप देखते हैं कि कुछ सालों में आपके यहाँ अगर आप बकरी बेचते नहीं है या किसी बकरी की मृत्यु नहीं होती तो कुछ सालों में आपके यहाँ बहुत सारी बकरियां हो जाती। इसे कहते हैं ज्योमति विधि से। तो सवाल का जवाब बिल्कुल सही था टीम ए की ओर से। और अब प्रश्न टीम बी के लिए। टीम बी के लिए जो प्रश्न आया है वो हिमांशी यादव के द्वारा भेजा गया। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जवाब शीघ्रता से नहीं देंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में पोषण के लिए, वृद्धि के लिए, रोगों से लड़ने के लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता होती, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, रफेज। अब जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में वृद्धि में सहायक होती है, प्रोटीन जो हमें दालों से प्राप्त होती है। और विटामिन जो होती है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे नींबू है, नींबू में विटामिन सी है, वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, एक विशेष प्रकार का रोग उससे वो लड़ेगी। विटामिन डी तो वो एक विशेष प्रकार से रोग से लड़ेगी। विटामिन ए तो एक विशेष प्रकार से रोग से लड़ेगी। जैसे कि विटामिन ए तो हमारे आंखों की अगर समस्या है तो विटामिन ए पीले फलों में पाई जाती है। प्रश्न है, किस विटामिन कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता, टायर्ड? किस विटामिन की कमी से मनुष्य थका हुआ महसूस, आप देखते होंगे कुछ लोग दिन भर आलस करते, थके थके से महसूस होते। तो आपको जवाब देना है टीम बी की ओर से। विटामिन बी की कमी से व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है। लॉक कर दिया जाए बी। देखिए, विटामिन बी जो होती है, आपके जवाब को कंप्यूटर महाशय ने लॉक किया, जांचा, परखा, समझा। और कंप्यूटर महाशय ने जो जवाब दिया है वो पूरी तरह, कंप्यूटर महाशय आपके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, फिर भी आपका जवाब विशेष रियायतन सही किया जाता है। देखिए बच्चों, समझिए, विटामिन बी जो होती है उसके कई भाग होते हैं। विटामिन B12, B6, वे विटामिन जो बी होती है उसके कई भाग होते हैं और हर विटामिन का एक अपना रोल होता है। टीम ए के लिए सवाल, और ये प्रश्न आया है कीर्ति के द्वारा। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? प्यारे बच्चों, मैं हिंट के लिए बता दूं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, तब हमारे देश के एक महापुरुष ने यह नारा दिया था, करो या मरो। तो समय शुरू होता है आपका अब। प्यारे बच्चों, प्रश्न था, ध्यान से सुनेंगे, कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपकी तरफ से जवाब आया लाल बहादुर शास्त्री। इसको लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय ने आपके प्रश्न को समझा, जांचा, परखा, और उसके बाद आपका जवाब बिल्कुल गलत है। करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने दिया था। कि अब उन्होंने कहा था कि अब ये स्थिति है कि या तो करो या मरो, अंग्रेजों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। और ये रहा टीम प्रश्न अब टीम बी के लिए। और टीम बी के लिए सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। विश्व जल दिवस 22 मार्च। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही। प्रश्नों की संख्या आज कुछ ज्यादा है। प्रश्न 10-10 प्रश्न दोनों टीम से। अब टीम ए के लिए सवाल, ध्यान से सुने। टीम ए के लिए सवाल, गंगा तथा यमुना नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? प्रश्न भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये नदियां किस जगह मिलती हैं? संगम कहां है आपको बताना है। टीम ए के लिए सवाल,
संगम गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज, जहां पर गंगा यमुना मिलती हैं। आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब कंप्यूटर महाशय ने जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। इलाहाबाद का नाम बदलकर ही प्रयागराज कर दिया गया। इसका पहले नाम प्रयागराज ही था। इलाहाबाद। इससे पहले, इलाहाबाद से पहले उस भूमि को प्रयागराज के नाम से ही जानते थे। और अब अगला सवाल टीम बी के लिए। टीम बी के लिए सवाल, और ये प्रश्न सनी राजपूत के द्वारा भेजा गया। आपको बताना है, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। यूराल पर्वत के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? देखिए बच्चों, ध्यान से मेरे प्रश्न को समझें। यूराल पर्वत है, वो दो महाद्वीपों को अलग अलग करता है। दो महाद्वीपों को अलग अलग करता है। यूराल पर्वत के पूर्व में एक महाद्वीप है, पश्चिम में एक महाद्वीप है। तो आपके लिए प्रश्न है कि यूराल पर्वत के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? टीम बी के लिए सवाल, और समय शुरू होता है आपका अब। एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप। आपके जवाब को लॉक किया जाए। यूराल महाद्वीप के पश्चिम में एशिया महाद्वीप। कंप्यूटर महाशय ने आपके प्रश्न को जांचा, परखा और समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मैंने प्रश्न को थोड़ा बदल दिया था। इन्होंने, देखिए अब मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक कहानी सुनाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं नकलची। कैसे होते हैं? वो जैसा घर से रट के जाते हैं वो वैसा ही लिखते हैं, फिर चाहे प्रश्न बदल जाए। वो प्रश्न का उत्तर बच्चे क्या करते हैं, घर से बहुत से बच्चे नकल ले जाते हैं। अब तो नकल पर बहुत रोक हो गई, पहले नकल होती थी, हो जाती थी, होती नहीं थी, हो जाती थी। तो लोग लिख के ले जाते थे और फिर प्रश्न कोई भी हो वो वही उत्तर लिख के आते थे और उनका जवाब गलत हो जाता था। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को ध्यान से सुनो, जवाब बाद में दें। मैंने पूछा कि यूराल पर्वत के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? तो यूराल पर्वत के पूर्व में जो इन्होंने जवाब दिया एशिया महाद्वीप, वो है पूर्व में। यूराल पर्वत दो महाद्वीपों को, यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। हमारी इनसे इस बात पर चर्चा भी हुई थी, इनको बताया भी था, लेकिन इन्होंने अपने प्रश्न को ही ध्यान रखा। इसीलिए आप लोग जल्दबाजी में टीचर की बात नहीं सुनते हैं। आपका जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है बस उसी पर आप टिके रहते हैं। तो यूराल पर्वत है, आप देखेंगे ये यूराल पर्वत है, तो इसके पश्चिम में, यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, जिसके अंदर जर्मनी, फ्रांस, इटली, और यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप है। टीम ए के लिए नया सवाल। संविधान पर, टीम ए पर प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। टीम ए, इस प्रश्न को किसने भेजा, नाम नहीं लिखा है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टीम ए से सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा पर संविधान जो निर्माण हुआ उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो आपका जवाब था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा और समझा और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने संविधान को निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। लेकिन जब संविधान बना था और पारित हुआ था, तो उस समय इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। टीम ए के लिए सवाल। ए के लिए बी के लिए। हाँ, टीम बी के लिए सवाल। ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। टीम बी, और इस प्रश्न को भेजा है मुस्कान ने, कक्षा 7। आधार कार्ड की स्थापना कब हुई थी? सन 2008। आधार कार्ड का की जो स्थापना क्या हुई, ये कहो कि आधार कार्ड कब से चलन में है, कब से लागू किया गया?